हेलो दोस्तों, वेलकम टू दी चैनल। आज कवर करेंगे वीडियो नंबर 5 ऑफ द मॉक टेस्ट सीरीज फॉर केवीएस एनवीएस एग्जाम्स। 80 क्वेश्चंस मैं आपको करवा चुकी हूँ। आज की वीडियो के बाद हमारे 100 क्वेश्चंस कवर हो चुके होंगे और मैं इस सीरीज को कंटिन्यू रखूंगी। अभी मैंने आपको ब्रिटिश लिटरेचर के क्वेश्चंस करवाए हैं एंड आई विल मूव ऑन विद रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स टू। यू कैन ज्वाइन दिस चैनल। यहाँ पर आपको एक बेसिक पीडीएफ मिलेगी अपने सिलेबस से रिलेटेड और टाइम टू टाइम इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी जिससे कि आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे। चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगी। अपने टीयर 2 के एग्जाम पैटर्न को भी देख लीजिए। 60 क्वेश्चंस होंगे 60 मार्क्स के और 10 क्वेश्चंस होंगे 40 मार्क्स के जो कि सब्जेक्टिव होंगे और आपके शॉर्ट क्वेश्चन में से 0.25 मार्क की नेगेटिव मार्किंग भी होगी। तो बहुत सोच समझकर आपको आंसर्स करने हैं और मेरे सभी वीडियोस को देखते रहिए तो मोस्ट प्रोबेबली आपके आंसर्स गलत नहीं होंगे। मैं अपने वीडियोस में सब कुछ एक्सप्लेन करने वाली हूँ जो कुछ भी आपके एग्जाम्स में आएगा। अगर आप ये फर्स्ट वीडियो देख रहे हैं मेरा तो जल्दी से इस चैनल को ज्वाइन करिए। आपकी प्रिपरेशन के लिए आपके पास 3 प्लेलिस्ट्स हैं। इनकी हेल्प से आप अपनी इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते रहिए। आगे आने वाले टाइम में मैं और वीडियोस भी ऐड करती रहूंगी। ब्रिटिश लिटरेचर की, अमेरिकन लिटरेचर की, इंडियन लिटरेचर की प्लेलिस्ट्स मैं बना चुकी हूँ और अब मैं आपको एमसीक्यूज शुरू करवा रही हूँ। 81 इससे शुरुआत करते हैं। हार्डीज नॉवेल ओरिजिनली पब्लिश्ड एज अ सीरियल इन कॉर्नहिल मैगजीन इज। हार्डी का फार फ्रॉम मैडिंग क्राउड पहले द कॉर्नहिल मैगजीन में सीरियल के फॉर्म में पब्लिश हुआ था, मतलब एक एक पार्ट के फॉर्मेट में मैगजीन में आता रहा। ये 1874 का है। इससे हार्डी को काफी पॉपुलैरिटी, काफी सक्सेस मिली और उनका लिटरेरी करियर एकदम से एस्टैब्लिश हो गया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हार्डी नॉवेल बेयर्स द सबटाइटल अ प्योर वुमन फेथफुली प्रेजेंटेड। थॉमस हार्डी ने अपनी नॉवेल टेस ऑफ द अबरविल्स का सबटाइटल दिया था प्योर विमेन फेथफुली प्रेजेंटेड। मतलब ये कि हार्डी ने टेस के कैरेक्टर को एक साफ और मासूम फीमेल के रूप में दिखाया। उनकी स्ट्रगल और सोसाइटी के द्वारा उनके साथ किया गया इंजस्टिस को फेथफुली यानी सच्चाई के साथ प्रेजेंट किया गया। ये सबटाइटल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हार्डी चाहती थी कि रीडर्स को टेस को जजमेंट फ्री और सिंपैथेटिक नजर से देखा जाए और सोसाइटी के डबल स्टैंडर्ड्स और मॉरल हिपोक्रेसी को समझा जाए। टेस ऑफ द अबरविल, राइट आंसर। Michael Henchard is first introduced in Mayor of Casterbridge as a mayor, hairdresser, कॉन्फैक्टर और मैजिस्ट्रेट। माइकल हेंचर्ड जो कि थॉमस हार्डी के नॉवेल मेयर ऑफ कास्टरब्रिज में शुरू में एक हेयर ड्रेसर के रूप में आते हैं। हेयर ड्रेसर के रूप में इंट्रोड्यूस किया गया था। हेयर ड्रेसर का मतलब होता है जो सूखी घास हे के बंडल की सेलिंग का काम करते हैं। ये उनकी पहली पहचान थी बिफोर ही बिकम्स दी मेयर। बाद में उनका कैरेक्टर इवॉल्व होता गया और वो कास्टरब्रिज के मेयर बन जाते हैं। स्टोरी के स्टार्टिंग पॉइंट पर वो एक कॉमन वर्किंग मैन थे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। Hardy's fictional Wessex region is primarily based on, the correct answer is Dorset. थॉमस हार्डी का फिक्शनल वेसेक्स रीजन जो उनकी नॉवेल्स में बार बार अपीयर होता है मेनली डॉर्सेट पर बेस्ड है। हार्डी ने अपनी होम टाउन और सराउंडिंग्स को लिटरेरी मैप में वेसेक्स का नाम देकर फिक्शनलाइज किया। Assertion reasoning देखिए। Hardy believed human life is governed by blind faith. His novel often depict coincidence and chance controlling events. Hardy believed human life is governed by blind faith, मतलब हार्डी का मानना था कि इंसान की लाइफ को कंट्रोल करता है हमारा फेट। कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं होता, सब कुछ फेट या किस्मत पर डिपेंड होता है। तो ये हुआ करता था, राइट। And his novels often depict coincidence and chance controlling events. हार्डी की नॉवल में अक्सर ऐसे इवेंट्स होते थे जो रैंडम या कोइंसिडेंस की वजह से अचानक से हो जाते थे और कैरेक्टर्स का कंट्रोल कम होता था। तो असर्शन भी राइट है और उसका रीजन भी राइट है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। The term immanent will in Hardy's philosophy refers to, the correct answer, blind universal fate. थॉमस हार्डी की फिलॉसफी में इमिनेंट विल का मतलब है कि एक ऐसी शक्ति जो यूनिवर्स में हर जगह प्रेजेंट है और ह्यूमन लाइफ को इन्फ्लुएंस करती है, लेकिन ये ना तो कॉन्शियसली मॉरल है और ना ही पर्सनल।
हार्डी का व्यू काफी पेसिमिस्टिक और डिटर्मिनिस्टिक होता था। इमिनेंट विल एक ब्लाइंड फोर्स है जो लोगों के लाइफ इवेंट्स और डेस्टिनीज को कंट्रोल और शेप करती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। Which Hardy novel was first titled The Simpletons? The correct answer is Jude the Obscure. थॉमस हार्डी काफी अपने वर्किंग टाइटल्स लिखा करते थे। शुरुआत करते हुए कोई भी वर्किंग टाइटल दे दिया करते थे, खत्म होने के बाद कुछ और ही जब शक्ल और शेप निखर कर आती थी तो उसके अकॉर्डिंग टाइटल देते थे। तो पहले लिखा गया था सिंपल्टन्स और बाद में ज्यूड द ऑब्सक्योर। Next question, which novel ends with the line happiness was but the occasional episode in a general drama of pain? ये लाइंस थॉमस हार्डी जी के ट्रैजिक वर्ल्ड व्यू को रिफ्लेक्ट करती हैं। हार्डी की नॉवेल्स में अक्सर फेट, सफरिंग, ह्यूमन स्ट्रगल का थीम होता था। लाइन का मीनिंग है खुशी सिर्फ कभी कभी आती है, जिंदगी का मेन ड्रामा दर्द और सफरिंग होता है। और ये कॉन्सेप्ट ऑल्दो हर नॉवेल पर अप्लाई होता है, लेकिन लास्ट लाइन थी मेयर ऑफ कास्टब्रिज की। Which Hardy novel depicts Egdon Heath, a place, fictional brooding in expansive moorland in Dorset, England, almost as a living character? The correct answer is Return of the Native. थॉमस हार्डी अपनी नॉवेल्स में सेटिंग को सिर्फ बैकग्राउंड नहीं बल्कि कैरेक्टर की तरह ट्रीट किया करते थे। एग्डॉन हीथ एक फिक्शनल मोरलैंड है, रिटर्न ऑफ द नेटिव में डिपिक्ट किया गया है। हार्डी ने इसको मूड, सिंबोलिज्म और फेट का रिफ्लेक्शन बनाकर हमारे सामने प्रेजेंट किया। Hardy abandoned novel writing primarily because of financial failure, religious conversion, public outrage, or ill health. Option C is the right answer. थॉमस हार्डी जी की नॉवल में अक्सर ट्रैजिक थीम, सेक्सुअल मोरालिटी, सोशल क्रिटिक हुआ करते थे। जैसे कि टेस ऑफ टियरबरविल में जब वो पब्लिश हुआ तो पसंद नहीं आया था लोगों को बिकॉज ऑफ द कंटेंट ऑफ रेप दैट इट हैड। और ज्यूड द ऑब्सक्योर भी लोगों ने पसंद नहीं किया था। अगर आप मेरा वीडियो देखेंगे तो उसकी कॉपी को जलाया भी गया था। तो पीपल ऑफ दैट एरा वर नॉट वेरी हैप्पी, स्पेसिफिकली पीपल हु बिलोंग टू रिलीजियस सेक्ट। वहां से जो बिलोंग करते थे उन्हें तो बिल्कुल ही पसंद नहीं आता था। तो हार्डी ने नॉवेल राइटिंग को छोड़कर मेनली पोएट्री पर फोकस करना शुरू कर दिया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। Next question, Virginia Woolf was a founding member of which publishing house? Hogarth Press is the right answer. वर्जीनिया वुल्फ ने अपने हस्बैंड लियोनार्ड वुल्फ के साथ मिलकर 1917 में हॉगर्थ प्रेस की शुरुआत की थी। इस पब्लिशिंग हाउस का मेन पर्पस था न्यू राइटर्स को सपोर्ट करना, एक्सपेरिमेंटल लिटरेचर को पब्लिश करना। हॉगर्थ प्रेस से न सिर्फ वर्जीनिया वुल्फ के नॉवेल्स पब्लिश हुए बल्कि टी.एस. एलियट, फ्रॉइड जैसे राइटर्स के वर्क्स भी प्रिंट किए गए। Next question, Woolf's essay Modern Fiction primarily argues that the novel should capture the inner life. वर्जीनिया वुल्फ जी अपनी मॉडर्न फिक्शन ऐसे के थ्रू ये दिखा रही थी और अपनी बाकी राइटिंग्स के थ्रू भी दिखा रही थी कि बाहरी इवेंट्स या मॉरल लेसन सिखाना नहीं बल्कि इंसान के दिमाग के अंदर, माइंड के अंदर जो चलता है वही सच्चाई है और वही इमोशन दिखाना चाहिए। एक स्ट्रेट लाइन में हमारा थॉट प्रोसेस कभी भी नहीं चलता, इसलिए नॉवेल को भी रियलिस्टिक क्रोनोलॉजी फॉलो करने की जरूरत नहीं है अकॉर्डिंग टू हर। इंस्टेड नॉवेल को इनर लाइफ यानी कॉन्शियसनेस, स्ट्रीम ऑफ थॉट और साइकोलॉजिकल डेप्थ को कैप्चर करना जरूरी है, जो कि हमें उनकी नॉवेल्स में नजर भी आता है। Question 93. Mrs. Dalloway is set primarily in London. The novel unfolds during a single day in London, emphasizing time, memory, and consciousness. Septimus Warren Smith in Mrs. Dalloway presents post-war drama. वर्जीनिया वुल्फ जी की नॉवेल मिसेस डेलोवे में सेप्टिमस एक ऐसे कैरेक्टर हैं जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद के साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स को प्रेजेंट करते हैं। वो एक वॉर वेटरन है जो कि शेल शॉक, हेलुसिनेशन और मेंटल ब्रेकडाउन से गुजरते हैं। उनका कैरेक्टर दिखाता है कि वॉर सिर्फ बॉडी को नहीं बल्कि माइंड और सोल को भी डीपली डैमेज करती है। इसलिए सेप्टिमस एक आर्टिस्टिक जीनियस, विक्टोरियन मोरालिटी या रिलीजियस फेथ का सिंबल नहीं बल्कि पोस्ट वॉर ड्रामा और मेंटल इलनेस का पावरफुल रिप्रेजेंटेशन है। Which Woolf novel is divided into The Window, Time Passes and Lighthouse? The correct answer is To the Lighthouse, जिसकी ट्रिपल स्ट्रक्चर है।
टाइम लॉस एंड आर्टिस्टिक विजन, हर चीज को यहाँ पर दिखाया गया है. Lily Briscoe into the Lighthouse symbolizes, the correct answer is artistic independence. वर्जीनिया वुल्फ के नॉवल टू द लाइट हाउस में लिली ब्रिस्को एक विमेन आर्टिस्ट हैं जो सोसाइटी के प्रेशर और पेट्रियार्कल थिंकिंग के अगेंस्ट स्टैंड करती हैं. लोग उन्हें कहते हैं, लोग उस टाइम कहा करते थे कि विमेन कांट पेंट, लेकिन लिली अपनी आर्टिस्टिक विजन और क्रिएटिविटी पर भरोसा रखती हैं. मैरिज और डोमेस्टिक रोल से उन्हें डिफाइन नहीं किया जाता, अपनी खुद की आइडेंटिटी है. डोमेस्टिक हार्मनी, पेट्रियार्कल अथॉरिटी, रिलीजियस डिवोशन, नो, उसका सिंबल नहीं है. आर्टिस्टिक फ्रीडम और इंडिपेंडेंस का सिंबल है लिली ब्रिस्को. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एडिटेड द वेस्टलैंड एक्सटेंसिवली? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, एजरा पाउंड. टीएस एलियट जी की फेमस पोएट्री द वेस्टलैंड को एजरा पाउंड ने बहुत एडिट किया था, काफी टाइट स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया था, अननेसेसरी सेक्शंस को कट किया था, और इवन टीएस एलियट जी ने उन्हें टाइटल दिया ई मिलियोर फेब्रो. इट इज एन इटालियन फ्रेज मीनिंग द बेटर क्राफ्ट्समैन और द बेस्ट स्मिथ. ये फ्रेज काफी फेमस हुआ टीएस एलियट जी की इस डेडिकेशन के बाद, ई मिलियोर फेब्रो. Which section of the wasteland contains Madame Sosostris? The correct answer is the burial of the dead. Madame Sosostris इसी सेक्शन में अपीयर होती हैं और वो एक फॉर्च्यून टेलर हैं, फेक फॉर्च्यून टेलर जो कि टैरो कार्ड के थ्रू फ्यूचर बताने का क्लेम करती हैं. ये कैरेक्टर मॉडर्न वर्ल्ड की स्पिरिचुअल हॉलोनेस और आयरनी को हाईलाइट करता है कि अपना फ्यूचर वॉर्स के थ्रू खुद ही स्पॉइल किया हुआ है और फिर अपना फ्यूचर देखना चाहते हैं. Next question. Newspeak reduces vocabulary to control thought. Orwell believed language shapes political consciousness. जॉर्ज ऑरवेल जी का नॉवेल 1984, इसमें न्यूज़स्पीक एक लैंग्वेज इंट्रोड्यूस की गई थी कि न्यूज़स्पीक बस आपको इसी के वर्ड्स के अकॉर्डिंग बोलना है, और इसका मेन पर्पस बाय गवर्नमेंट होता था लोगों की सोच को लिमिट करना. इसलिए असर्शन बिल्कुल सही है. न्यूज स्पीक वोकैबुलरी को इंटेंशनली कम करता है ताकि डेंजरस या रिबेलियस थॉट ही ना बन सके लोगों के. न्यूज स्पीक में बैड जैसे वर्ड्स तो होते ही नहीं है. बैड की जगह है अनगुड, वेरी गुड की जगह है प्लस गुड या डबल प्लस गुड. फ्रीडम, रिबेलियन, डेमोक्रेसी जैसे वर्ड्स ही जब लैंग्वेज से रिमूव कर दिए जाएंगे तो लोग उन कंसेप्ट्स को प्रॉपरली सोच भी नहीं पाएंगे. और ऑरवेल जी का मानना था कि लैंग्वेज थॉट को शेप करती है, अगर वर्ड्स ही नहीं होंगे तो आइडियाज कहाँ से आएंगे. तो रीजन भी ट्रू है और असर्शन को भी क्लियरली एक्सप्लेन करता है. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. Which work records Orwell's experience in the Spanish Civil War? The correct answer is option C, Homage to Catalonia. The book exposes political betrayal and propaganda. Next question. Which animal represents Leon Trotsky in Animal Farm? The correct answer, Snowball. जॉर्ज ऑरवेल जी की नॉवेल एनिमल फार्म में स्नोबॉल का कैरेक्टर लियोन ट्रॉट्स्की को रिप्रेजेंट करता है. स्नोबॉल एक इंटेलिजेंट, आइडियलिस्टिक और रेवोल्यूशनरी पिग हैं जो एनिमल्स के लिए इक्वालिटी और प्रोग्रेस चाहते हैं. जैसे रियल हिस्ट्री में ट्रॉट्स्की को स्टॉलिन ने एक्साइल कर दिया था, वैसे ही नॉवेल में नेपोलियन स्नोबॉल को फार्म से हटा देते. बॉक्सर एक वर्किंग क्लास का सिंबल है अगर बॉक्सर कैरेक्टर की बात की जाए, और नेपोलियन खुद स्टॉलिन को रिप्रेजेंट करते हैं. और स्क्वीलर प्रोपेगेंडा मशीन है अपने आप में. बिल्कुल क्लियर है. राइट आंसर ऑप्शन बी, स्नोबॉल. साथ ही साथ आप इन प्लेलिस्ट्स को कवर करना भी शुरू कर दीजिए. मैं बहुत ही जल्दी वर्ल्ड लिटरेचर राइटर्स को भी कवर करना शुरू कर दूंगी और इन प्लेलिस्ट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. अगर आप अपने टीयर 2 एग्जाम के लिए लाइव प्रिपरेशन चाहते हैं तो यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन द लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन. मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी जहां से आप इंक्वायरी कर सकते हैं क्लासेस के बारे में. अ ग्रेट गुड लक फॉर योर प्रिपरेशन.